Assalamu alaikum students. Inshallah, we will begin in 2 minutes. I'm sharing my screen with you students so that you can see what I can see. This is the chapter number 2 of your chapter of your book, and chapter number 2, the name of the chapter is The Sound of Music. In the beginning, you learned that the girl is profoundly deaf. Profoundly deaf is means that she cannot hear anything. The girl is going to a music academy named the Royal Academy of Music, and she is not comfortable. She is not feeling very, easy. Uh, she's mm, she's the girl who lives uh, in the Scottish farm, mm,
शी इज नॉट वेरी हाई क्लास गर्ल, और अपनी उम्र जो उसकी इस वक्त 17 ईयर्स की एज है उससे वो कम दिखती है। एक्साइटेड है, उसका नाम है एवलिन। फिर आपने पढ़ा कि एवलिन का जो डेफ होना है, that was not all of a sudden, or she was not deaf by birth. She says that the loss of hearing was actually gradual. Gradual means धीरे धीरे। फिर उसकी माँ को याद था कि वो पहला इंसिडेंट कब हुआ था उसके, मतलब उसकी डेफनेस को जब उन्होंने डिस्कवर किया था तो पहली बार कब हुआ था। तो वो कहती है कि व्हेन माय गर्ल वाज वेटिंग to play the piano, her name was called and she did not hear it. उसने वो सुना ही नहीं था। तो एवलिन, उसकी मदर इजाबेल, वो पहली बार जब वो 8 साल की थी, एवलिन, तो उनको पता चला था कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के टीचर्स से वो इस चीज़ को छुपाती रही। लेकिन 11 साल की होते-होते उसकी जो एबिलिटी थी सुनने की वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके स्कूल ने पेरेंट्स को कहा कि वो स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और स्पेशलिस्ट ने कहा कि इसको हियरिंग एड की ज़रूरत है। अब क्योंकि ये बिल्कुल नहीं सुन पा रही है इसलिए इसको स्पेशल स्कूल में भेजने की ज़रूरत है। एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर एक बच्चा जिसने अपनी उम्र के 11 साल एक एबिलिटी को यूज करते हुए गुजारे हो, अचानक उससे वो एबिलिटी ले ली जाती है, तो जो हाल होता है, एवलिन ने भी वही महसूस किया शुरू में। एवलिन ने कहा, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, है ना, मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, अब आगे क्या होगा मेरे साथ उसको नहीं मालूम था। लेकिन शी शी वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसको मिले एक टीचर जिनका नाम था रॉन फॉरबेस। इससे पहले और भी टीचर्स मिले जिन्होंने डिफरेंट म्यूजिक इंटरेस्ट जो एवलिन को थे उसमें डिस्करेज किया, या उसको कहा कि बेटा ये नहीं कर पाएंगे आप, है ना। डिस्करेज करने का मतलब ये नहीं होता है कि टीचर बच्ची से नफरत करता है ना। कभी कभी टीचर उसके ट्रू पोटेंशियल को समझ नहीं पाते हैं, और वो उसको ऐसे मशवरे देते हैं जो उसके काम के नहीं होते। ये एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाए नहीं बल्कि उनको मोटिवेट भी करे। एक टीचर का मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है। तो रॉन फॉरबेस वो थे जिन्होंने इस बच्चे को मोटिवेट किया और उसके पोटेंशियल को पहचान कर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ड्रम्स को बजाया डिफरेंट टोन्स पर और कहा कि कान से नहीं, किसी भी और तरह से सुनने की कोशिश करो इसको। अब जब म्यूजिक है तो हम कान से ही सुनते हैं, लेकिन एवलिन ने फील किया कि जब तेज बजता है ड्रम तो वो अपनी बॉडी के ऊपर के पार्ट से उसको फील करती है, कमर के ऊपर से, और जब वो धीरे बजता है तो वो निचले पार्ट से उसको फील करती है। तो उसने रियलाइज किया कि वो टोन्स को, डिफरेंट टोन्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से महसूस कर पा रही है। तो उसने और मेहनत की इसके ऊपर, यहाँ तक कि वो बहुत सारी जो म्यूजिक की टोन्स थी उनको समझने लगी, और उनको समझने के बाद उसने ये भी अंदाजा लगाना शुरू किया कि किस पार्ट से मैं किस टोन को फील कर पाती हूँ। Now let's move on to the new text. She never looked back from that point onwards. Look back का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह पर पहुंच गई थी, उसने वहां से मुड़ के पीछे नहीं देखा। लुक बैक का मतलब ये है कि वो जिंदगी के उन पुराने दिनों में कभी पलट के वापस नहीं गई। जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, तो वो जो पोएट था वो
वापस नहीं जा पाया था जहां उसको जाना था। तो जिस जिंदगी के जिस रास्ते से गुजर कर ये आई थी, जिन बुलंदियों तक ये पहुंच गई थी, उन बुलंदियों से कभी ये नीचे नहीं गई। जो अचीवमेंट्स इसने हासिल किए थे, कभी इसको जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि वो सब इससे छिन गए हो धीरे धीरे, है ना। जो एबिलिटीज इसने डेवलप की थी अपने अंदर, वो आउट क्लास हो गई हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। शी टूर्ड, टूर से बना है, टूर का मतलब घूमना फिरना। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हो, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में कोई एक म्यूजिशियन नहीं होता है, या कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिशियंस होते हैं जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे होते हैं। और वो ये यूथ लोगों का ग्रुप था, नौजवान लोगों का ग्रुप था, जो यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा था। By the time she was 16, she had decided to make music her life. 16 साल के होते होते उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो म्यूजिक में ही अपना वक्त लगाएगी, म्यूजिक में ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। She auditioned the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Excuse me, please. शी ऑडिशन, ऑडिशन का मतलब होता है कि अपनी परफॉर्मेंस किसी को दिखाना, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑडिशन एक तरह का समझ लीजिए कि इंटरव्यू जो होता है उसको आप एक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। आप उसको इनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिशन। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी। अच्छा, रॉयल एकेडमी का नाम इससे पहले आ चुका है, जब वो एक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हुई है और लोग अपनी सीट हासिल करने के लिए, अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल जो पहला सेंटेंस था उसमें ये नाम आया है कि वो बच्ची जो है वो रॉयल एकेडमी जा रही है ना। और वो 17 साल की है। अभी उसकी उम्र कितनी बताई जा रही है जब वो यूनाइटेड किंगडम और दूसरे एरियाज में सफर कर रही है, टूर कर रही है? वो है 16 ईयर की। She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, और इस तरह के ऑडिशन हर साल होते थे वहाँ पे, है ना। वहाँ पे हर साल कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन मिलता था। और इसने, एवलिन ने, उस एकेडमी में जितने भी बच्चों ने ऑडिशन दिया था, उन बच्चों में जिन लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे, उन हाईएस्ट स्कोरर्स में से एवलिन थी। कि एवलिन ने उतना हाई स्कोर किया था अपनी एक डिसेबिलिटी के बाद भी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ऑर्केस्ट्रल वर्क में बहुत सी चीजें छुप जाती हैं आपकी, है ना। बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां जो हैं वो आपकी छुप जाती हैं, क्योंकि एक ग्रुप होता है पूरा, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर कहीं कोई कमी होती है तो वो उस ऑर्केस्ट्रा में नजर नहीं आती है। और ये बेहतर है कि इंसान जो है पहले ग्रुप परफॉर्मेंस से शुरू करे, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो वही, ठीक वही काम जो था वो एवलिन ने भी किया। पहले शुरू में वो ऑर्केस्ट्रल वर्क में थी, वो ग्रुप परफॉर्मेंसेस देती थी। फिर उसने क्या किया, फिर वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ गई। सोलो मीन्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। इस एकेडमी में जो भी टॉप अवार्ड्स होते थे, 3 ईयर का कोर्स करते करते, 3 साल का अपना म्यूजिक का कोर्स कंप्लीट करते करते, वो सारे टॉप अवार्ड्स उसको
मिल चुके थे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस 3 साल में बहुत अच्छी रही थी। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इतना सब कुछ करने के बाद भी एवलिन ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उसने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है और ये हीरोइक अचीवमेंट है, मतलब आम लोग इसको नहीं कर सकते, ये कोई मतलब कोई हीरो, जो जिस तरह के लोग होते हैं ना हीरो कहलाने वाले, वही लोग कर सकते हैं। हीरो मतलब वो फिल्मी हीरो नहीं, रियल लाइफ के जो हीरो होते हैं, है ना, वो लोग कर सकते हैं ये काम। तो ऐसा एवलिन ने कभी नहीं कहा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। वो कहती थी कि अगर तुम मेहनत करो और तुम्हें अपना गोल मालूम हो कि तुम्हें जाना कहाँ है, यू विल गेट देयर, तुम वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधी टॉप पर पहुंच गई, मतलब उसने जिस फील्ड में कदम रखा था उस फील्ड में वो टॉप पर पहुंच गई। एक्सक्यूज मी। एंड शी गॉट राइट ऑन द टॉप, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments. Sought after का मतलब वो इंसान जिसकी बहुत डिमांड हो, है ना, जो जिसको लोग बहुत चाहते हो, या लोग सोचते हो कि ये हमारे यहाँ आके परफॉर्म करे, या लोग सोचते हो कि मैं इसकी परफॉर्मेंस को देख लूं। तो वो वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट का मतलब वो बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी। परकशनिस्ट कौन होता है? परकशनिस्ट वो म्यूजिशियन होता है जो कि जो जिनको हम ठोक कर, बजा कर, रगड़ कर बजाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। तो ये एवलिन जो है वो हजारों तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी, और वो उसमें मास्टरी थी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बजा सकती थी, बल्कि वो उसमें मास्टर थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, शेड्यूल को आप अगर अमेरिकन उसमें प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो वो होता है स्केड्यूल, है ना। तो अगर कोई स्केड्यूल कहता है तो उस पर आप हैरान मत होइएगा। हेक्टिक मीन्स बहुत बिजी, इंटरनेशनल स्केड्यूल, इंटरनेशनल शेड्यूल का मतलब हुआ कि उसका जो इंटरनेशनल टूर्स जो होते थे उसका शेड्यूल बहुत बिजी था। वो एक जगह से जाती थी, फिर दूसरी जगह पे पहुंचना होता था, तीसरी जगह पे उसका पहुंचना होता था। अ, जैसे कि बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की डेट्स फिक्स होती हैं कि वो आज यहाँ परफॉर्म करेंगे, कल वहाँ परफॉर्म करेंगे। कुछ की फिक्स होती है कि वो अगले 6 महीने तक कहाँ कहाँ जाकर परफॉर्म करेंगे। तो उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, उसके जो परफॉर्मेंस के टूर का जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था। तो वो एक तरह से अपने फेम के जरिए भी टॉप पर पहुंच गई थी, है ना, शी गॉट ऑन टॉप। और वो अपने एबिलिटीज के हिसाब से भी, है ना, मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, इसके हिसाब से भी वो टॉप पर पहुंच गई थी। तो दोनों ही तरह से बताया है कि किस तरह से उसका टॉप पर पहुंचना हाँ, अहम था। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. सुने बगैर एवलिन का इतने अच्छे अंदाज में परफॉर्म करना, है ना, या बातचीत करना, ये बहुत हैरान करने वाला था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, ये एक इंटरव्यू था जो कि एवलिन का किसी टीवी शो के साथ हो रहा था। जो टीवी शो होस्ट होते हैं वो अपने यहाँ कुछ लोगों को बुलाते हैं, फिर उनसे डिस्कशन करते हैं। तो ये एक ऐसा ही डिस्कशन था। और आप सोचिए कि एक एक लेडी जो कि सुन नहीं सकती है, उससे बात हो रही है ना, और वो आवाज सुन नहीं रही है बल्कि वो लिप रीड कर रही है, और वो उसको सुनकर आंसर कर रही है। और कह रहे हैं कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मतलब जो कुछ भी कहा गया 2 घंटे के बीच में, उसने एक भी वर्ड को
मिस नहीं किया, उससे कोई भी वर्ड छूट नहीं गया। एवलिन कहती है मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो मर्द जिनकी दाढ़ी बहुत घनी होती है, उनको उनसे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। हंसते हुए उसने कहा, इट इज इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं जब किसी इंसान को से बात करती हूँ तो मैं सिर्फ उसके होंठ को ही नहीं देखती हूँ कि उसके होंठ किस तरह से हिल रहे हैं ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि वो क्या बोल रहा है, बल्कि इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। कि उसका मुझे पूरा चेहरा देखना होता है, मैं पूरा चेहरा देखकर समझती हूँ कि वो क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है। और स्पेशली उसकी आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिट लिल्ट। आपको शुरू में बताया था मैंने कि वो स्कॉटिश फॉर्म से आती है, तो उसके जो बोलने का जो अंदाज है उसमें स्कॉटिश अंदाज जो है आ, वो हावी है ना। वो उसका इंग्लिश बोलती है पर इंग्लिश में जो स्कॉटिश अंदाज है वो उसका दिखता है बाहर। माई स्पीच इज क्लियर। कहती है मेरी स्पीच जो है, मेरा जब मैं बोलती हूँ तो वो क्लियरली बोलती हूँ। बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। क्योंकि मैं सुन सकती थी जबकि मैं 11 साल की थी, है ना। 11 साल की होने तक मैं सुन सकती थी, इसीलिए मैं क्लियर बोल सकती हूँ। ये मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, जिसका लिंक अभी भी अवेलेबल है आपके जो गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर। उसमें मैंने आपको समझाया था कि वो इंसान जो बाई बर्थ बहरा है ना, सुन नहीं सकता है, वो बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो लोगों को हमेशा ऐसा देखता आया है कि वो सिर्फ लिप हिलाते हैं। तो वो जब वो सुन नहीं सकता है तो वो उस जैसी उन जैसा इमिटेट करने की कोशिश नहीं करेगा। बच्चा जो है वो इमिटेशन से सीखता है, नकल करके सीखता है ना। इमिटेशन मतलब किसी को कॉपी करना। तो जब एक बच्ची छोटे में किसी को बोलते हुए सुनती है तो वो उस जैसा बोलने की कोशिश करती है ना। माँ या बाप जो वर्ड बोलते हैं वो उनको रिपीट करने की कोशिश करता है बच्चा। पर अगर बच्चा सिर्फ ये देखेगा कि इसके लिप हिल रहे हैं, क्योंकि उससे कान तो काम कर नहीं रहे हैं, जब बच्चा देखेगा कि इसके सिर्फ लिप हिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो भी सिर्फ अपने लिप हिलाएगा, है ना। वो अपने होठ उसी तरह से हिलाएगा जिस तरह से उसके माँ बाप हिलाते हैं। जब उसके माँ बाप पानी देते हैं तो वो किस तरह से होठ हिलाते हैं, वो उस तरह से होठ हिलाकर लोगों को ये समझाएगा कि मुझे पानी चाहिए, है ना। तो एवलिन कहती है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 साल की उम्र तक, इसीलिए मेरी स्पीच क्लियर है, अदरवाइज स्पीच मेरी क्लियर नहीं होती। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। हाँ, लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो कहता है कि आप एवलिन ने ये तो बता दिया कि स्पीच क्लियर है उसकी, 11 साल में थी तो सुन सकती थी, लेकिन वो फ्रेंच भी बोल सकती है और थोड़ी बहुत जापानीज भी बोल सकती है। अपने आप अपना वीडियो ऑन मत कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो बंद रखिए अपना, जब मैं कहूंगा तो खोलिएगा। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। उसने जापानीज कैसे सीखी या फिर फ्रेंच कैसे सीखी, ये नहीं पता चल पाया हमको कि उसने ये कैसे सीख ली। पर 11 साल की उम्र में वो जिस जगह पर थी वहां पे वो सिर्फ इंग्लिश सीख सकती थी। उसने फ्रेंच और जापानीज सीखी है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट उसने लगाए होंगे और उसने अपनी एबिलिटीज को यूज किया होगा। एज फॉर म्यूजिक, जहां तक रही म्यूजिक की बात, है ना, शी एक्सप्लेन, वो कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मेरी बॉडी के हर हिस्से के जरिए ये मेरे अंदर आती है ना। आप किसी चीज को देखिए, जो हमारे सेंसेस होते हैं कितने हैं, 5। ओके, वी हैव 5 सेंसेस। वी कैन हियर, वी कैन फील, we can taste something, we can touch something, and we can uh, see something, है ना। So these are the senses that gives us that give us information about things around us। हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, हमारी स्किन हमको बताती है ना। या पेड़ हिलते हैं तो हमारी आईज हमको बताती है कि हवा चल रही है। कोई चीज हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो हमारी स्किन से हमको पता चलता है। कोई चीज मीठी है कि खट्टी है कि कड़वी है,
वो हमको अपनी जबान से पता चलता है। सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास डिफरेंट। तो हमारा कान हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी म्यूजिक कैसी है ना। लेकिन एवलिन क्योंकि कान उसके काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उसकी जो पूरी बॉडी थी वो उसको म्यूजिक को समझने में मदद कर रही थी। और ये अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि आप इसको उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। अगर म्यूजिक कोई लाइट म्यूजिक होगी तो आप उसकी वाइब्रेशन को फील नहीं कर पाएंगे, जबकि एवलिन फील कर पाती थी, चाहे वो कितनी हल्की म्यूजिक क्यों ना हो। एवलिन कहती है इट इट मीन्स द म्यूजिक, इट tingles tingles means it causes a slight pricking or stinging sensation। मतलब ये थोड़ा सा मुझे मेरे अंदर जो है वो अ, जैसे बिजली के करंट की तरह होता है ना, उस तरह से मुझे फील कराती है ये। इट tingles in the skin, my cheekbones and even my हेयर। मैं अपने बालों तक में अपनी अ, अपने गाल की जो हड्डियां हैं या दूसरी जगह की जो हड्डियां हैं, मैं उन इवन माई बोन्स में भी मैं उसको फील करती हूँ, मैं उसकी स्किन में भी फील करती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip। कहती है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो जाइलोफोन बजाने के लिए दो स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो जो दो स्टिक की जरूरत होती है, देखिए ये जाइलोफोन है, इसके अंदर एक हाथ में स्टिक है, एक हाथ में दो स्टिक्स है ना। तो एवलिन कहती है कि अ, जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो जो म्यूजिक है वो मेरी फिंगर टिप्स से मेरी स्किन में पास होती है। और जब मैं ड्रम बजाती हूँ तो मैं ड्रम्स पर जब मैं झुकती हूँ तो मैं उसके जो इकोज है ना, उसको फील कर पाती हूँ अपनी बॉडी में। और जब मैं वुडन प्लेटफॉर्म पे होती हूँ, जब मैं ऐसी जगह पे होती हूँ जो कि लकड़ी का बना हुआ है ना, लकड़ी के भी प्लेटफॉर्म होते हैं, जो फर्श है वो लकड़ी का भी होता है बहुत सी जगहों पर। हमने हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है। क्योंकि जब जिन इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है उन इलाकों में आसपास की सारी चीजें लकड़ी की रखी जाती है, ताकि जो फर्श है या जो दीवारें हैं उसकी वजह से ठंडक बढ़ ना जाए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, और वो अपने शूज को उतार देती है जब वो किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाती है। तो जब ऐसी जगह पे जाती है जो लकड़ी का बना हुआ है, ताकि वो वाइब्रेशन को अपने पैरों से पास होता हुआ फील कर सके, है ना। अपने वो नंगे पैर रहती है और जब कोई चीज बजती है तो वो वाइब्रेशन को अपने पैरों से फील करती है। ये उसके तरीके हैं म्यूजिक को समझने के, कि जब वो अपने हाथ से कुछ चीज बजा रही है तो वो हाथ से फील करती है, जब वो ड्रम वगैरह बजा रही है तो वो उसकी इको को फील करती है ना, अपनी बॉडी को उसके पास रखती है। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर है तो वो नंगे पैर रहती है ताकि जमीन से उसको वो सेंस करने में आसानी हो। तो ये उसके तरीके हैं म्यूजिक को फील करने के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। Inshallah, in the next class, we are going to finish the remaining three points, and then we will also start the question answer in the next class itself. Thank you very much for joining. I hope कि जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हैं आप उसको देखते हुए चल रहे होंगे। जैसे कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ये आ चुका है, तकरीबन 2 बार आ चुका है ना। व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, ये भी मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक लास्ट क्लास में किया था, अभी भी किया था। व्हेन वाज इट कंफर्म, कब उसकी डेफनेस को पहली बार नोटिस किया गया था और किसने किया था, ये भी आप बता सकते हैं। और कब वो डेफनेस कब कंफर्म हो गई थी। फिर आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, मैंने आपको नाम आज भी याद दिलाया था कि वो कौन था जिसने उस जिंदगी में उसके पोटेंशियल को समझा था। व्हाट डिड ही डू एंड से,
उसने क्या किया और क्या कहा, है ना। एक टीचर थे रॉन फॉर्बेस, उन्होंने क्या किया था उसकी म्यूजिक को समझकर कि अब इसको डेवलप किया जाए, तो डेवलप करने के लिए क्या किया था, और म्यूजिक को समझने के लिए उन्होंने क्या बोला था, उसको कैसे समझना है। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म। एवलिन किन किन जगहों पर गई थी, ये सब चीज जो है ये आने वाली है अभी, अगले जो अभी हम पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें आएगी। हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक, ये जो मैंने लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाया है ये उसके अंदर है, ये आपको 100 to 150 वर्ड्स पर लिखना है। तो ये इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर एज वेल, एंड देन ओनली इट विल बी गिवन यू एज होमवर्क। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर उसके देखते चलिए साथ साथ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि फिर आप टेक्स्ट को भूल जाए। देखते रहेंगे तो वो याद रहेगा, जब लिखने का है तो लिख कर सबमिट कर दीजिएगा। So thank you very much students for joining. With this, I would like to finish today's class. You can leave the class with salam. सलाम के साथ आप क्लास को छोड़ सकते हैं स्टूडेंट। Assalamualaikum वालेकुम warahmatullahi अस्सलाम। wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum वालेकुम अस्सलाम। warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।